गुड इवनिंग। आयनिक इक्विलिब्रियम बेटा हमारा चल रहा था। आज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। नाम से ही क्लियर हो रहा है कोई चीज कॉमन होनी है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसको कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारा है AB। तो इस AB को अगर हमने इसका सॉल्यूशन लिया तो ये क्योंकि वीक है इसलिए ये ए प्लस एक्वस और बी माइनस एक्वस लेट से हमें ये दे रहा है। फाइन। अब आपने क्या किया, एक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया। आप वीक भी ले सकते हैं बट एक और इलेक्ट्रोलाइट कह लेते हैं। अभी मैं स्ट्रॉन्ग ले रहा हूं। तो एक मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया और ये इलेक्ट्रोलाइट है मेरा AC। ठीक है। अब देखिए एक आयन जो बनेगा वो कॉमन हो गया, ये है कॉमन आयन। ठीक। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है इसलिए रिवर्सिबल नहीं होगा, ये आपको A+ देगा और साथ में ये आपको C- देगा और ये 100% आयनाइज हो जाएगा। ये हमने पहले बात कर ली, समझ में आ गया। अब बेटा ये दोनों के दोनों एक ही कंटेनर में अगर हैं तो आपके पास A+ कंसंट्रेशन दोनों जगह से आ रहा है। ओके, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो कॉमन कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन A+ जो है वो इंक्रीज कर गया होगा। पहले वाली को देखिए, पहले वाली को देखिए। AB के हिसाब से जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ होगा तो A+ आपके पास कुछ होना चाहिए था। अब आपने AC उसमें ऐड कर दिया तो कुछ A+ एडिशनल आ गया। तो क्या होगा, ये रिएक्शन किधर की ओर शिफ्ट होगी? प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ गया है, ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब A+ और B- मिलके AB वापस बनाने लग गए। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई होगी। कौन सी वाली? वीक इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आपका डिक्रीज कर जाएगा। किसके लिए? फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ये बात समझ में आई? तो यहां पर हम सिंपल वे में लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, ओके, इस तरह से दिखा देते हैं। ठीक है। ये क्या कर रहा है बेटा? इंक्रीज कर रहा है। तो दिस वन इंक्रीजेस। सो फर्स्ट reaction equilibrium shifts बैकवर्ड लिख दें। ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि बढ़ेगा तो वो उसको कम करना चाहेगा। बिल्कुल सही बात। तो आप कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिक्रीजेस। तो ये इफेक्ट है किसका? कॉमन आयन का। चलिए अब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, सर आपने वीक और स्ट्रॉन्ग लिखा। मैं आपको वीक और वीक भी दिखाता हूं। तो मान लीजिए मेरे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट फिर से AB ले लेते हैं। ठीक, ओके। इसने आपको एक रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम दिया, रिएक्शन दी है A+ B- में और इक्विलिब्रियम आपका मेंटेन हो गया। ठीक है। अब आपने इलेक्ट्रोलाइट नंबर 2 डाल दिया। लेट से ये इलेक्ट्रोलाइट AC है। अब की ये दोनों वीक हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, दोनों वीक हैं। तो ये भी आपको क्या करेगा? बिल्कुल A+ देगा और C- देगा। ठीक है। अब आपके कंटेनर में A+ जो आ रहा है वो दो जगह से आ रहा है, दो रिएक्शन से आ रहा है। AB के लिए जो कंसेंट्रेशन था उससे कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, AC के इक्विलिब्रियम के हिसाब से जो कंसेंट्रेशन था उससे ज्यादा हो जाएगा। यस। तो दोनों की दोनों रिएक्शन क्या करेंगी? बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहां पे आप लिख सकते हैं both reactions equilibrium shifts backward। ठीक है। एंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस। पहले वाले केस में तो एक स्ट्रॉन्ग था तो 100% था, उसमें तो कोई चेंज नहीं आना था। तो पूरे की पूरी आज के बाद जो कहानी होगी, जब भी आपको
कॉमन आयन इस तरह का दिखेगा तो ध्यान रखिएगा कि आपकी रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर? इससे पहले कि हम एप्लीकेशन पार्ट पे जाएं, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आपसे। हमने लास्ट टाइम जो है पीएच कैलकुलेट करना सीखा था, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूं पीएच ऑफ 10 टू द पावर -8 मोलर HCl, हाँ जी, इसका पीएच याद है ना? पीएच इज माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H+, ये हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है? हाँ, और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पीएच ऑफ 10 टू द पावर -8 MHCl का पीएच बता दीजिए, क्योंकि सारा का सारा गेम यहीं से शुरू होगा। ओके, किसी का 8 तो नहीं आ गया? अगर आप फॉर्मूले में रखेंगे तो ये 8 आएगा, और 8 बेटा ये एसिड है, HCl एसिड है। 8 तो होना ही नहीं चाहिए ना, तो बेस का होता है, तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है ना। 10 टू द पावर -7 तो वाटर भी दे देता है। यस, तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि बेटा अगर आपका पीएच 7 है, ठीक है, तो वो न्यूट्रल है, एसिड है, तो 7 से तो कम आना चाहिए। आपका पीएच 7 से कम आना चाहिए। तो अगर ज्यादा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, और गड़बड़ क्या हो रही है वो आपको बता रहा हूं बेटा, ठीक है? आपके पास जो H2O होता है उसमें भी तो H+ होता है, H2O में भी तो H+, OH- भी होता है, बिल्कुल सही बात है आपकी, OH- भी होता है, H+ भी होता है, ठीक है? अब ये H+ का कंसेंट्रेशन मैंने आपको बताया था, ये 10 टू द पावर -7 है। अब कभी हम क्वेश्चन में इसको इंक्लूड करते हैं, कभी हम क्वेश्चन में इनको इंक्लूड नहीं करते। यही हमें सीखना है कि कब हम इन्हें इंक्लूड करेंगे और कब हम इन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक? तो जरा देखिएगा, सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं। मान लीजिए इफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा हूं, मान लीजिए ये C है, ठीक है? और अब मेरे पास 3 केस ले लेते हैं। केस 1 ले रहे हैं, इफ C ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू द पावर -6, ये समझ में आया? अगर 10 टू द पावर -6 से बड़ा है तो भाई आप कंसंट्रेशन ऑफ H+ जो है उसको क्या ले लेंगे, C, और आप वाटर को कंसिडर नहीं करेंगे। H+ फ्रॉम वाटर नॉट कंसिडर। बात समझ में आई? क्योंकि वाटर का कंसेंट्रेशन काफी कम हो गया, 10 टू द पावर -7 है, ठीक है? ओके, 10% से कम आ जाएगा वो। सेकंड केस देखिएगा, सेकंड केस में हम लिख रहे हैं इफ कंसेंट्रेशन इज लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर -9। कंसेंट्रेशन इज लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर -9। इस केस में आप क्या करेंगे बेटा, कंसेंट्रेशन ऑफ H+ को उतना ही लेंगे जो वाटर से आ रहा है, क्योंकि ये कंसेंट्रेशन C अब बहुत कम हो जाएगा। समझ में आ गया? तो C इज नेग्लिजिबल इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H+ फ्रॉम वाटर। 10 टू द पावर -7 के कंपैरिजन में 10 टू द पावर -9 जो है वो 1% से कम हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अब थर्ड केस देखिएगा, ये है जहां पे आपको H+ को कंसिडर करना है, और वो रेंज क्या आ गई, अगर मेरे पास C जो है वो 10 टू द पावर -9 से ज्यादा है और 10 टू द पावर -6 से कम है। इस केस में जो आपका H+ कंसेंट्रेशन होगा ये आपको दो जगह से मिलेगा, एक तो C जो आपके पास एसिड से मिल रहा था, दूसरा बेटा वाटर से आएगा,
और अभी मैं इसे x कह दे रहा हूं कंसंट्रेशन। आप चाहें तो इसको मेंशन कर लीजिए C फ्रॉम एसिड। हाँ, 100% स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 100% C ही ले लिया हमने। ये तो H+ हमारे पास एसिड से आया और ये हमारे पास फ्रॉम वाटर। कुछ बात समझ में आई? अब बेटा उस एग्जाम्पल पे आ रहा हूं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, और अब हमें कॉन्सेप्ट भी पता चल गया। हमारा जो पीएच है वो हमें चाहिए 10⁻⁻8 mHCl। ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। ओके, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अब आप देख रहे हैं कि आपका जो कंसेंट्रेशन है वो वाटर के कंसेंट्रेशन के साथ कंपेरेबल है। तो आपके पास एक तो एसिड से आएगा, एक वाटर भी आयनाइज होगा, वाटर का आयनाइजेशन लेना पड़ेगा। तो वाटर का आयनाइजेशन आप कैसे लेंगे? देखिए H2O आपने कहा, H2O ये आपको H+ देगा और OH- देगा, किसी को इसमें डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हमने इसमें एसिड ऐड किया, एसिड इज एडेड। तो जब एसिड को ऐड करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, तो ये आपको क्या देगा बेटा? H+ देगा। कितना देगा? 10⁻⁻8। ये इसका कंसेंट्रेशन है। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट आ गया। देखिए H+ एसिड से भी आ रहा है और H+ वाटर का भी है, तो कौन सा इफेक्ट आ गया? कॉमन आयन। कुछ बात समझ में आई? इसका मतलब x की वैल्यू 10⁻⁻7 नहीं होगी। क्यों? अगर ये बैकवर्ड शिफ्ट नहीं होती, अगर हमने उसमें एसिड को ऐड नहीं किया होता, तब तो 10⁻⁻7 था, लेकिन अब वो वैल्यू 10⁻⁻7 से कुछ कम हो जाएगी। ये बात समझ में आई? चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो लिख लीजिए, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट reaction shifts backward. Because of common ion effect, reaction shifts backward. So concentration of H+ from water not equal to 10⁻⁻7. It is less than that. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत आसान सा तरीका। आपने कहा सर H2 हमारे पास है, इसने हमें H+ दिया और साथ में OH- दिया। क्लियर? चलिए, तो आपने कहा कि सर मान लीजिए मेरे पास X आयनाइज हो गया वाटर, तो X H+ बना, X OH- बना। यही तो तरीका था। ओके, और साथ में H+ आपके पास 10⁻⁻8 कहां से आया? एसिड से। ये आया एसिड से और X आया वाटर से। कितनों को ये बात समझ में आई? आ गई? वेरी गुड। अब बेटा KW हमें पता है। KW क्या था? कंसेंट्रेशन ऑफ H+ मल्टीप्लाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ OH-। ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ H+ कितना है? अच्छा, पहले इसको KW की वैल्यू 10⁻⁻14। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये तो फिक्स रहेगी, कोई डाउट तो नहीं। अब जरा H+ की वैल्यू रखो, X + 10⁻⁻8 मल्टीप्लाइड बाय X, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻14। कोई डाउट तो नहीं है? क्वाड्रेटिक बनी x² प्लस 10⁻⁻8x माइनस 10⁻⁻14 इज इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म आ गया। x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं ही आपके लिए सॉल्व कर दूं। माइनस 10⁻⁻8 प्लस माइनस अंडर रूट 10⁻⁻16 b² प्लस 4ac। ओके, ये आएगा बेटा अपॉन 2। क्या ये आ रहा है? चलिए इसको थोड़ा सा, आपको पहली बार कर रहे हैं तो इसको सॉल्व करके आपको दिखा दें कि ये कैसे सॉल्व होगा। बेटा मैं 10⁻⁻8 यहीं पे रख रहा हूं। अब मैंने 10⁻⁻8 कॉमन ले लिया, अंडर रूट से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 1 + 400 अपॉन 2। कुछ बात समझ में आई?
अब मुझे बताओ कंसेंट्रेशन क्या नेगेटिव में हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मेरे पास x की वैल्यू कौन सी होगी? -10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻8 इंटू √401 अपॉन 2। अब यार ये 401 कहो या 400 कहो, अंडर रूट लोगे तो 20 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, तो 20 ले लेते हैं। तो ये आपका 19 इंटू 10⁻⁻8/2 आ जाएगा। या x की वैल्यू को आप लिख सकते हैं 9.5 इंटू 10⁻⁻8। क्या ये आ रहा है? चेक कीजिए। x की वैल्यू आई 9.5 इंटू 10⁻⁻8। हमें क्या निकालना था? हमें चाहिए h प्लस। h प्लस कितना आया जल्दी बताओ, ऊपर लिखा हो बेटा, x प्लस 10⁻⁻8। आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये आपका 10.5 इंटू 10⁻⁻8 आ जाएगा। क्लियर? तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस मुझे मिल चुका, और अगर मुझे ये मिल गया तो मुझे मेरा pH मिल जाएगा। pH इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस, वैल्यू पुट करते हैं, माइनस लॉग 10.5 इंटू 10⁻�8। ये आपके पास आ जाएगा बेटा 8 माइनस लॉग 10.5। अब ध्यान से समझना बेटा, ये जो 10.5 है ना, ये 1 से बड़ा आएगा। लॉग 10 इज 1, तो 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, मैं यहां पे आपको इसकी वैल्यू बता देता हूं, गिवन होगी। जैसे लॉग 10.5 की वैल्यू 1.02 आएगी, तो 1 माइनस 1.02, ये आपका आ गया बेटा 6.98। कुछ समझ में आया? तो आपका जो pH आया वो 6.98 आ गया। न्यूट्रल के बड़ा पास है लेकिन है एसिडिक। तो इस तरह से आप कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और pH दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल, इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है pH ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। तो सीधे एक एग्जाम्पल से ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। एक एग्जाम्पल हमने लिया, मान लीजिए हमने आपसे कहा कि हमारे पास 200 ml 0.2 MCH3COOH है, एसिटिक एसिड। ठीक है, ये वीक एसिड हो गया। और लेट से 200 ml हमने ले लिया 0.2 ME ले लेते हैं, सेम HCl ले लेते हैं। क्लियर है? हमने क्या किया, 200 ml, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब आपको यहां पर Ka दिया हुआ बेटा। ठीक है, Ka आपको दिया हुआ है। Ka किसके लिए दिया होगा बताएंगे आप मुझे? K में दे दे रहा हूं आपको, ये लीजिए 1.8 इंटू 10⁻⁻5 लिख लेते हैं। हाँ, Ka दिया हो, किसके लिए होगा Ka? K हमेशा वीक एसिड के लिए दिया होगा बेटा। स्ट्रॉन्ग तो डिफाइंड ही नहीं होगा ना, ये बात हुई थी आपसे। स्ट्रॉन्ग का, क्योंकि स्ट्रॉन्ग 100% आयनाइज हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग का K डिफाइंड नहीं होगा। अगर K दिया हुआ है, अगर आपको K दिया हुआ है, इसका मतलब बिल्कुल सही बात, वो वीक एसिड का है, तो ये Ka इसका दिया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा देखते हैं, जब आपने इनको मिक्स किया, ठीक, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसको डबल स्टार लिख के इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। हुआ क्या था कि आपके पास 0.2 m CH3COH था और 0.2 m HCl था, लेकिन जैसे ही आपने इनको मिक्स किया आपका वॉल्यूम चेंज हो गया, तो आपका कंसंट्रेशन चेंज हो चुका है। ठीक, अब हम करने क्या जा रहे हैं ये मैं आपको बता दूं। मैं आपसे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकाल के बताऊंगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, और दूसरा मैं आपको पीएच। ठीक है, जो ये सॉल्यूशन है इसका पीएच क्या आएगा ये हम कोशिश करेंगे कैलकुलेट करने की। अब मेथड आ रहा है, तो सबसे पहला है, हमें इंपॉर्टेंट है न्यू कंसेंट्रेशन निकालना है। न्यू कंसेंट्रेशन, ओके।
हाँ, न्यू कंसेंट्रेशन कैसे निकलेगा? मिलीमोल्स। तो पहले CH3COH का देख लेते हैं। CH3COH का कंसेंट्रेशन क्या होगा? 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय 400। ये समझ में आया? अरे टोटल वॉल्यूम 400 हो गया ना। तो 0.2 इंटू दिस कितना आ गया? 0.1 m आ गया। 0.1 m आ गया। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से HCl का भी निकाल लें। HCl का भी निकाल लें। 0.2 इंटू 200 बाय 400। ओके, ये 0.1 m ये भी हो गया। जरूरी नहीं सेम आए, डिपेंड करेगा कि हमने वॉल्यूम क्या लिया हुआ है। यहां पे हमने वॉल्यूम सेम लिया हुआ था, मोलैरिटी भी हम डिफरेंट ले सकते हैं। क्लियर है? तो प्लीज, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो होती है यहां पर। जैसे ही आप एसिड लिखें, आपको पता है ये तो आपके पास स्ट्रांग है, तो ये आपको H+ देगा। 100% आयनाइजेशन होगा इसका, 100% आयनाइजेशन। क्लियर है? चलिए, तो अब जरा जो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा होगा वो किसके बीच हो रहा होगा? CH3COOH, ये आपका CH3COO- प्लस H+ ऐसे दे रहा होगा। ठीक है। अब बहुत ध्यान से, अब बहुत ध्यान से, आपके पास T = 0 पे कहानी क्या थी? जरा ये सोचो। इनिशियली था क्या? क्या अभी आयनाइजेशन शुरू नहीं हुआ, अभी शुरुआत में क्या था? CH3COH 0.1 m था। बिल्कुल ठीक, इसका कंसेंट्रेशन आपने लिख लिया। CH3CO- अभी नहीं बना था, लेकिन H+ मेरे पास था 0.1। कहां से था? ये तो 100% आयनाइज हो चुका था ना, HCl वाला H+ था ये। हाँ, ये CH3COH अभी आगे आयनाइज होगा। ठीक है। अब देखिए क्या आएगा। इक्विलिब्रियम पे मैंने आपसे कहा कि ये 0.1 - x, कंसेंट्रेशन के टर्म्स में बात कर रहा हूं। ठीक है, बाद में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालेंगे। हाँ, तो कंसेंट्रेशन के टर्म में बात कर रहा हूं। 0.1 - x, CH3CO- कितना बनेगा? x। अब बेटा H+ जो है x तो यहां से बन के आएगा, पहले से आपके पास था 0.1। कुछ बात समझ में आई? बस इतना सा ध्यान देना होता है इन क्वेश्चंस में। और आपको इसका Ka दिया हुआ है। पहले जरा K इक्वेशन से लिख लो, ये जो रिएक्शन लिखी हुई है इससे K लिखो। ओके, आप कहोगे कंसेंट्रेशन ऑफ H+ कंसेंट्रेशन ऑफ CH3CO- डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COH लिखेंगे। अच्छा जी, अब इसे क्या लिख सकते हैं हम? x इंटू x प्लस 0.1 अपॉन 0.1 - x। क्लियर है? और इसकी वैल्यू आपकी है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। अब बात यह आई कि भाई ये x छोटा होगा या बड़ा होगा?